हेलो बेटा, वॉइस क्लियर है आपको? हेलो हेलो, सो आई एम ऑडिबल? यस, Yes, ओके sir. ओके। सो देखो बेटा, आज हम थोड़ा सा कंसेप्चुअली डिस्कशन करेंगे। सो दिस डिस्कशन विल बी विद द हेल्प ऑफ दिस पीपीटी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये देखो एक बार। क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे। देन लेंज लॉ। ठीक है, देन मोशनल ईएमएफ, पीरियोडिक ईएमएफ, देन सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स, देन एलसी ऑसिलेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो देयर आर टू मेन एप्लीकेशंस, दैट इज एडी करंट एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, और एक और मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है, दैट इज अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो देखो बेटा, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अगर एग्जैक्टली मैं आपको एक चीज बताऊं तो हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्शन ऑफ करंट, प्रोडक्शन ऑफ करंट। ठीक है, बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर इस चैप्टर का मतलब हम समझें तो इस चैप्टर का मतलब क्या है। इस चैप्टर का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या ये बात बेटा आपको समझ में आ रही है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ये इस पूरे चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। क्योंकि अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज किस तरह से स्टोर होता है किसी सरफेस पे। चार्ज जो है वो किस तरह से मूव करता है कंडक्टर के अंदर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो करंट फ्लो, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इफ दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड में अगर पुट करेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है। देखो, हमने ये पढ़ लिया कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। अब हमें रिवर्स पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है, रिवर्स पढ़ना है। बात आ रही है बेटा समझ में। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। कैन यू टेल मी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते थे बाय द इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है, फॉर एनी ओपन सरफेस। अगर हमें किसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होता था इन केस ऑफ गॉस लॉ, तो हम क्या करते थे, ये कर देते थे। ठीक है, सो क्लोज सरफेस के लिए हम इस तरह से लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए फॉर द क्लोज सरफेस। ठीक है, यहाँ ए की जगह क्या आएगा, डी ए आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन।
दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन। अगर यही हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी डॉट ए, बी डॉट ए, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको क्लोज सरफेस के लिए लिख दिया, फॉर द क्लोज सरफेस इट इज बी डॉट डी ए, तो क्लोज सरफेस के लिए ये क्या आ जाएगा? जीरो। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स आप कैलकुलेट करोगे फॉर एनी क्लोज सरफेस, सो इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो। अच्छा, ये जीरो क्यों होता है? क्या आपको रीजन पता है ये जीरो क्यों होता है? व्हाई इट इज जीरो? Because monopole does not exist, because monopole does not exist। ठीक है, मोनोपोल डज नॉट एक्सिस्ट। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है दे फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है बेटा, तो ये इसका मतलब। चलो, अब यहां से हमारे एक चीज तो समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। Now, if I will discuss the unit of magnetic flux, तो unit of magnetic flux क्या होती है? टेस्ला into मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी? टेस्ला into मीटर स्क्वायर। टेस्ला into मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं बेटा वेबर। क्या बोलते हैं इसको? वेबर। टेस्ला into मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं वेबर। अगर मैं इस यूनिट को सीजीएस में लिखता हूं, तो सीजीएस में यूनिट क्या होगी? 1 टेस्ला का मतलब होता है 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁴ गॉस। और 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया 10⁸ गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल। क्या बोलते हैं बेटा? मैक्सवेल। तो 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है बेटा, यूनिट आई आपको समझ में? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो दैट विल बी वेबर इन द एमकेएस सिस्टम, एंड 1 वेबर इज इक्वल टू 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। 10⁸ मैक्सवेल। आई क्या बेटा बात समझ में? 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। अच्छा, इसीलिए आपने जब लास्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना लास्ट चैप्टर के, तो आपको यूनिट देखने को मिलती होगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिखी होती थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट लिखी होती थी वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो है वो आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपने काफी क्वेश्चंस में लिखी हुई देखी होगी। देखी थी नहीं देखी बेटा? ठीक है, काफी क्वेश्चंस में आपने देखी होगी। ठीक है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आती है वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया मेरा। देखो, यही मैं आपको वेरी फर्स्ट पेज पे पूरे चैप्टर की कहानी समझा दूंगा कि पूरा चैप्टर में होने वाला क्या है। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ करंट, प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
इसका मतलब आपको एक बात समझ में आ रही है कि आई जो है, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, या फिर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख दूं, पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं ईएमएफ लिख दूं, ठीक है, करंट या फिर ईएमएफ, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा तो करंट फ्लो होगा, सीधी सी बात है। तो ईएमएफ और करंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन देखूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक वोल्टेज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बात आ रही है बेटा समझ में? तो अब यहाँ पे फैराडे ने एक लॉ दिया, फैराडे ने क्या बताया कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक करंट की जो आप बात कर रहे हो या इलेक्ट्रिक वोल्टेज की जो आप बात कर रहे हो, दिस EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux, the rate of change in magnetic flux। मतलब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ही EMF इंड्यूस होगा और तो ही करंट फ्लो होगा। ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा, और पोटेंशियल डेवलप होगा किसी भी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। अब सारा मुद्दा आ जाता है फाई कैसे चेंज होगा। फाई चेंज होगा तीन तरीके से। फाई कैसे चेंज हो सकता है? तीन तरीके से। अगर बी चेंज होगा तो फाई चेंज हो जाएगा। अगर बी वेरिएबल है, अगर बी वेरिएबल है तो फाई चेंज हो जाएगा, या ए वेरिएबल है तो भी फाई चेंज हो जाएगा, और अगर थीटा वेरिएबल है तो भी फाई चेंज हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कोई और तरीका है फाई को चेंज करने का इनके अलावा? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो तो फाई चेंज होगा, एरिया चेंज कर दो तो फाई चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज करोगे तो भी फाई वेरिएबल हो जाएगा। फाई शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर फाई वेरिएबल है इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, मतलब इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं आपसे कहूं तो आपके इस चैप्टर के 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सिर्फ इसी एक लाइन से। अगर फाई चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। फाई कैसे चेंज होगा? फाई चेंज होने के तीन तरीके, या तो बी वेरिएबल हो, या ए वेरिएबल हो, या थीटा वेरिएबल। अब आपको सर दो चीजें वेरिएबल हो तो पक्का ही चेंज होगा। हम यहां बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक भी वेरिएबल होगा तो भी फ्लक्स जो है वो वेरिएबल है। अगर तीनों ही कांस्टेंट हैं तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, और फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये कैसे पता लगा? ये पता लगाया फैराडे ने। ये किसने पता लगाया? फैराडे ने। ठीक है, तो अब भाई कहानी शुरू होती है कि अगर बी वेरिएबल होगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, ए वेरिएबल होगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर थीटा वेरिएबल है तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इन तीनों ईएमएफ के अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर सिर्फ बी वेरिएबल है तो इस ईएमएफ का नाम है स्टैटिक ईएमएफ, स्टैटिक ईएमएफ। ठीक है, इसी प्रिंसिपल स्टैटिक ईएमएफ के प्रिंसिपल पे वर्क कौन करता है? हमारा ट्रांसफॉर्मर। हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक ईएमएफ। ठीक है, उसके बाद है एरिया वेरिएबल। अगर एरिया वेरिएबल होगा तो इसका मतलब है कि वो जो लूप है या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या वो एक्सपेंड करेगा, तो उसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, मोशनल या डायनामिक, डायनामिक ईएमएफ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? डायनामिक ईएमएफ। और अगर थीटा चेंज हो रहा है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड ए। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड ए। थीटा कब चेंज होता है बेटा? अगर कोई लूप है, थीटा कैसे चेंज होगा? क्या बता सकते हो या सोच पा रहे हो थीटा कैसे चेंज होगा? थीटा चेंज होगा अगर कोई लूप रोटेट होता है तो। अगर कोई लूप रोटेट होगा
तो थीटा चेंज होगा, और जब थीटा चेंज होगा, जब थीटा चेंज होगा तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक ईएमआई। क्या बोलते हैं उसको? पीरियोडिक ईएमआई या ईएमएफ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक ईएमआई। क्योंकि जब आपका लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट होगा तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो फाई चेंज होगा, और फाई चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फैराडे ने बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज करोगे, फ्लक्स जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, कि अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो क्या ये श्योर है कि करंट भी फ्लो होगा? अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो क्या ये श्योर है कि करंट भी फ्लो होगा? ठीक है, देखो बेटा, ऐसा बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि करंट फ्लो होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर ये लूप है, अगर ये लूप है, ठीक है, अगर ये लूप है और इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि करंट को क्या चाहिए? क्लोज। करंट को क्या चाहिए? क्लोज लूप। लेकिन अगर मान लो ये लूप ब्रेक हो जाता है, किसी रीजन से ये लूप ब्रेक हो जाता है, तो इन दैट केस ईएमएफ तो इंड्यूस होगा। ईएमएफ तो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो डेवलप होगा, बट करंट विल नॉट फ्लो, करंट विल नॉट फ्लो। ठीक है बेटा, बात आ रही है समझ में? भाई ये तो सिंपल सी बात है ना, कि करंट फ्लो होने के लिए लूप क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अगर लूप ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चंस में मिलेगा कि भाई लूप जो है वो कंप्लीट नहीं है, या कोई कंडक्टर है वो कंप्लीट लूप नहीं बना रहा है, तो इन दैट केस क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं। ठीक है, चलो अब हम चैप्टर में थोड़ा आगे चलते हैं। जो हमने डिस्कस किया है उसको एक बार देख लेते हैं, पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फोर्स पासिंग नॉर्मल थ्रू एन एरिया placed in a magnetic field is equal to the magnetic field. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद अगर हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करें तो यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू सीजीएस यूनिट क्या है? मैक्सवेल। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस की बात करें, इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न, देखो इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न मतलब जैसे देखो अगर एक ही लूप है, एक ही लूप है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? बी इंटू ए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एन लूप्स हैं, एन लूप्स हैं तो ये क्या बन गई? ये कॉइल बन गई। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल, तो दैट कॉइल विल बी, टोटल फ्लक्स पासिंग दिस कॉइल विल बी एन बी ए, एन बी ए। ठीक है, एन बी ए, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आपको दो कंडीशंस दे रखी हैं। क्या क्या कंडीशन दे रखी हैं? कि थीटा जो है वो जीरो हो सकता है। अगर थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट विल बी मैक्सिमम, और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट विल बी मिनिमम। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मैंने आपको जो मैथमेटिकली समझाया है वही चीज इसमें डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर। भाई एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि फ्लक्स इज इक्वल टू, फ्लक्स इज इक्वल टू है बी
ए cos थीटा, बी ए cos थीटा। अगर बी वेरिएबल है तो फाई वेरिएबल है, अगर ए वेरिएबल है तो भी फाई वेरिएबल है, अगर थीटा वेरिएबल है तो भी फाई वेरिएबल है। ठीक है, मतलब तीनों में से कोई भी चीज चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये बताया हमें फैराडे ने। तो फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है, डायग्राम्स के थ्रू समझो। फ्लक्स चेंजेस एज बी चेंजेस। फर्स्ट है फ्लक्स चेंजेस एज बी चेंजेस। अब बी कैसे चेंज होगा, अगर आप इस डायग्राम को समझ पा रहे हो तो बी कैसे चेंज होगा। दिस इज माई सर्कुलर लूप जिसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, जिसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ये वो लूप है जिसके अंदर करंट इंड्यूस। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा अगर आप मैग्नेट को लूप के पास लेके जाओ तो बी चेंज होगा, या आप मैग्नेट को दूर लेके जाओ। इन बोथ द केसेस बी विल चेंज, इन बोथ द केसेस बी विल चेंज, बी विल चेंज। तो मुझे आप एक बात बताओ बेटा, अगर मैग्नेट पास जाएगी, अगर मैग्नेट पास जाएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक, तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, या मैग्नेट दूर जाएगी तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस, इन विच केस मोर करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपको, प्लीज आंसर। अच्छा, मतलब व्हेन द मैग्नेट मूव टूवर्ड्स द लूप देन करंट विल बी मोर, नो, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या कहा है, देखो क्या होगा, अगर मैग्नेट लूप के पास जाएगी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। अगर ये दूर जाएगी तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज। अब चेंज का मतलब क्या है, फ्लक्स चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, उससे कोई मतलब थोड़ी है। करंट का जो इंड्यूस करंट का जो मैग्नीट्यूड है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है, वो तो डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इंक्रीज होगा फ्लक्स या डिक्रीज होगा। अगर हम इसकी बात करें, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका फ्लक्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। अगर मान लो पास जाने की स्पीड v है और दूर जाने की स्पीड भी v है, इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस magnitude of induced EMF will be same, magnitude of induced EMF will be same, because induced EMF does not depend on the flux, induced EMF does not depend on the flux, it depends on the change in flux, it depends on the change in flux. क्या फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, क्या ये क्लियर हुआ आपको फर्स्ट पॉइंट। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है तो बी चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, बताइए बेटा समझ में आपको। बताओ बेटा। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप एरिया चेंज कर दो, अगर एरिया चेंज होगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। देखो आज मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ ना, यही कहानी है पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस। ठीक है, आपके माइंड में बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि चीजें चेंज हो कैसे रही हैं, बस वही इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है, पूरे चैप्टर में 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी लगेंगे। तो देखो अगर एरिया चेंज होगा, अब एरिया कैसे चेंज होगा उसके लिए डायग्राम को समझो। ये है यू शेप एक वायर। अब यहाँ आपने एक वायर, यहाँ आपने एक ऐसा कंडक्टर रख दिया जो मूवेबल है, कंडक्टर जो है वो मूवेबल है। तो अगर ये कंडक्टर मूव करके यहाँ जाएगा तो क्या एरिया इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स।
is directly proportional to the rate of change in flux. क्या बात समझ में आई बेटा? That is directly proportional to the rate of change in flux. अब इसमें एरिया चेंज हो रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ वन साइड, बिकॉज वन साइड इज मूवेबल, वन साइड इज मूवेबल। तो इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इसको हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ या मोशनल ईएमआई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमआई। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक ईएमआई। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो उसको स्टैटिक बोलते हैं, जब एरिया चेंज होता है तो उसको मोशनल बोलते हैं, और जब रोटेशन होता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ भी तो मोशन हो रहा है, तो इसको मोशनल क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि जब हमें प्रैक्टिकली बी चेंज करना होता है ना, तो हम मैग्नेट से नहीं करवाते। अगर हमें बी चेंज करना है तो बी का फॉर्मूला हमें पता है, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 π r। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर। तो मुझे ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। तो अगर मुझे बी चेंज करना है ना, तो मैं आई चेंज करूंगा। अगर मैं आई चेंज करूंगा तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो जो पास में रखी हुई कॉइल है उसके अंदर इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। उसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एंड ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, क्या यहां तक हमारे समझ में आया बेटा? क्या हमारे ये चीज समझ में आई कि फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है? ये बताओ, क्या फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है? ये चीज समझ में आई? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अगर मैं इस वेलोसिटी के हिसाब से लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ बार मैग्नेट। भाई वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ज्यादा फ्लक्स इंड्यूस होगा। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है फ्लक्स डज नॉट चेंज। फ्लक्स कब कब चेंज नहीं होगा उसकी कंडीशन दे रखी है। फ्लक्स कब चेंज नहीं होगा? फ्लक्स कब चेंज नहीं होगा ये बताओ, कब फ्लक्स चेंज नहीं होगा? भाई अगर मान लो जो आपका लूप है, लूप और बार मैग्नेट दोनों की वेलोसिटी सेम हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। अगर फ्लक्स में चेंज 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द लूप या इसको कॉइल बोल सकते हो, कॉइल एंड बार मैग्नेट। ठीक है, अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम है तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अच्छा, या फिर दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो भी तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अगर दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तीसरा केस क्या दे रखा है? व्हेन अ लूप इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो कांस्टेंट है, और एरिया जो है वो भी कांस्टेंट है। देखो बी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, और थीटा भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा इन द लास्ट केस। तो आपको ये 6 डायग्राम्स के थ्रू क्या समझा रखा है? फर्स्ट 3 डायग्राम्स में आपको बता रखा है कि फ्लक्स कैसे कैसे चेंज होगा, और नेक्स्ट 3 डायग्राम्स में आपको बता रखा है फ्लक्स कब कब चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इतना तो हम डायग्राम देख के या क्वेश्चन की कंडीशन देख के समझ ही सकते हैं ना कि फ्लक्स कब चेंज होगा और कब नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा।
ठीक है, इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखो, उसके बाद हम पहुंच गए फैराडेज लॉ। मतलब अब इस चीज को फैराडे ने बताया था लॉ के थ्रू। लॉ के थ्रू कैसे बताया फिर? अपने हिसाब से थोड़ी लॉ बना दिया उसने कि भाई हाँ ठीक है ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसने जो लॉ दिए वो दिए ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। उसने जो लॉ दिए वो दिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे दिए भाई? देखो ये है मेरी सोलेनॉइड। ठीक है, दिस इज माय सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड किससे कनेक्ट कर दी? ये ये है गैल्वेनोमीटर। किससे कनेक्ट कर दी? गैल्वेनोमीटर से। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके जाऊंगा और मैं देखता हूँ डिफ्लेक्शन आ गया। ठीक है, मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो भी डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, और मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास ले जाके रख देता हूँ तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। ठीक है, अच्छा यही काम मैं उल्टा करके देखता हूँ कि मैंने मैग्नेट तो वहीं रख दी लेकिन मैं लूप को इसके पास लेके जा रहा हूँ तो भी डिफ्लेक्शन आता है। लूप को इससे दूर लेके जा रहा हूँ तो भी डिफ्लेक्शन आता है। अगर मैं इसको ज्यादा स्पीड से पास लेके जा रहा हूँ तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है। अगर मैं इसको कम स्पीड से लेके जा रहा हूँ तो कम डिफ्लेक्शन आता है। तो यहां से एक नॉर्मल इंसान भी क्या सोचेगा? मान लो आप 12th क्लास के स्टूडेंट, मैं आपको बोलूं कि ये कॉइल है और ये मैग्नेट है और ये इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और मैं इस ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस रिजल्ट को क्या आप कंक्लूड नहीं कर सकते? ये सोचो, जो रिजल्ट है क्या आप उस रिजल्ट को कंक्लूड नहीं कर सकते? मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैग्नेट को पास रखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मैग्नेट को पास लेके गए तो डिफ्लेक्शन आया, मैग्नेट को दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन आया, लूप को पास लेके गए तो डिफ्लेक्शन आया, लूप को दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन आया, लूप को बहुत फास्ट पास लेके गए तो डिफ्लेक्शन आया, लूप को बहुत फास्ट दूर लेके गए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आया। अब इससे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये ऑब्जर्वेशंस मिले, अब आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इससे? इससे एक चीज तो ये समझ में आई कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दिस इज ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, दैट इज नॉट ड्यू टू फ्लक्स। इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट then induced EMF will be zero. Induced EMF will be zero. But when flux is changing due to the relative motion between the bar magnet and the solenoid, then EMF is induced and current gives the deflection in the galvanometer. ठीक है, अच्छा अगर मैं मैग्नेट को पास लेके गया तो डिफ्लेक्शन इधर आया, मैग्नेट को दूर लेके गया तो डिफ्लेक्शन इधर आया। मान लो पास ले जाने की और दूर ले जाने की वेलोसिटी सेम थी तो मैंने देखा डिफ्लेक्शन बराबर आया है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब आपको एक और चीज समझ में आई कि इफ डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन विल चेंज देन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो चेंजेस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ अलग है, और मैं मैग्नेट को दूर लेके जाऊंगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ अलग है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमें किसने बताया था? वो हमें बताया था लेंज ने। किसने बताया था? लेंज ने। चलो फैराडेज लॉ देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद लेंज लॉ देखेंगे। सो व्हाट इज द फैराडेज लॉ? सो फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ इज थ्योरेटिकल। उसने क्या कहा? whenever the magnetic flux passing through a circuit changes an EMF induced in the circuit, ठीक है, or EMF induced across the ends of the conductor is called induced EMF, and this induced EMF persists only as long as the flux changes. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब फ्लक्स जब तक, ईएमएफ जब तक ही इंड्यूस होगा किसी लूप में जब तक के आपका फ्लक्स चेंज होता रहेगा। अगर फ्लक्स ने चेंज होना बंद कर दिया तो करंट इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा।
बात आई बेटा समझ में? जो फर्स्ट लॉ में उसने फैराडे ने लिखा वही सेम उसने मैथमेटिकली लिखने की कोशिश की. दैट इज फैराडेज सेकंड लॉ. व्हाट इज फैराडेज सेकंड लॉ? फैराडेज सेकंड लॉ इज that induced EMF in a conductor is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. Is directly proportional to the change in is directly proportional to the rate of change in magnetic flux. ठीक है? If a coil has n turns, then you can write this E is equal to minus n d phi by dt. ये नेगेटिव साइन यहाँ क्यों आया भाई? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट the induced EMF opposes the change of flux. नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ? नेगेटिव साइन यहाँ ये बता रहा है, negative sign represent that the induced EMF opposes the change of flux. ठीक है बेटा, बात समझ में आई? और ये किसने बताया? ये बताया हमें लेंज ने. ये हमें किसने बताया? लेंज. लेंज ने क्या बताया कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that it opposes its cause. Direction of induced EMF is such that it opposes its cause. Opposes its cause का मतलब क्या है? कि अगर नॉर्थ पोल इसके पास जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस सोलेनॉइड विल बी सच दैट इट विल फॉर्म द नॉर्थ. अगर नॉर्थ पोल इससे दूर जाएगा then direction of current is such that it will form south. बात आई बेटा समझ में? नॉर्थ पास जाएगा तो नॉर्थ बनाएगा, नॉर्थ दूर जाएगा तो साउथ बनाएगा. It means direction of current in the solenoid is such that it opposes its cause. This is your Faraday's law, including the Lenz law. Is it clear to you, beta?